नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में डाइवर्स मेंटर प्रिया। मैं प्रिया सिंह आज आपके लिए पेडागोजी ऑफ हिंदी लैंग्वेज का पेपर लेकर के आई हूँ। आपके समस्त जो क्वेश्चंस हैं, आपके प्रश्न, उनको सभी प्रश्नों के हल मैं यहाँ पे आपको दूंगी। ये पेपर जो मेरे पास है उसकी सीरीज़ है बी। ये आपके कानपुर यूनिवर्सिटी छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय का एग्ज़ाम पेपर है। ये मेरे पास बीएड सेकेंड सेमेस्टर का पेपर कोड है आपका 206। ये पेपर आपका 31 जुलाई 2023 को हुआ था। ये पेपर मैंने अपने अकॉर्डिंग सॉल्व किया है, क्योंकि ये पेपर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने मुझे बताया था कि आउट ऑफ सिलेबस आया था। ये पेपर जो था सी टेट बेस्ड था, ठीक है। तो इस पेपर को मैंने काफ़ी ज़्यादा माइन्यूटली इस पे मैंने काम किया है, और जो आंसर्स मुझे अपने अकॉर्डिंग सही लगे हैं, बाकी जो फैक्ट्स हैं वो मैंने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको बताए हैं। अगर आपको एक या दो क्वेश्चंस मेरे अकॉर्डिंग गलत लग रहे हों तो प्लीज़ उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और पेपर को मैंने सॉल्व कर दिया है। तो देखते हैं हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। पेपर की जो सीरीज़ है वो बी है। आप अपने क्वेश्चंस को मिलाते हुए चलिएगा। पेपर के जो सीक्वेंस नंबर हैं वो आपके आगे पीछे हो सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन था आपका वो था, हिंदी शिक्षण में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख शिक्षण सूत्र क्या हैं। ऑप्शन है ज्ञात से अज्ञात, सरल से जटिल व स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पूर्ण से अंश, अनिश्चित से निश्चित व विशिष्ट से सामान्य की ओर, अनुभव से तर्क, विश्लेषण से संश्लेषण व आगमन से निगमन की ओर, या फिर उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इसमें जो आपका आंसर डी है वो सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो तीनों ही आपके सेंटेंस हैं ये जो क्या है आपके शिक्षण सूत्र हैं हिंदी में प्रयुक्त होने वाले, इसलिए आपका जो ऑप्शन डी है वो यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए हिंदी भाषा शिक्षण का कौन सा सूत्र उपयोगी होता है। तो इसमें जो आपका आगमन से निगमन की ओर है, ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। आगमन से निगमन की ओर प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए उपयोगी सूत्र माना जाता है। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, हिंदी कक्षा शिक्षण में हिंदी भाषा का क्या महत्व है। तो देखिए, हिंदी भाषा का जो महत्व है वो भाषा विस्तार, साहित्यिक एवं ऐतिहासिक महत्व भी होता है, व्यावसायिक, धार्मिक एवं आध्यात्मिक भी होता है, सांस्कृतिक, राजनैतिक एवं नैतिक महत्व भी होता है। इसलिए आपका जो यहाँ पे डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन के साथ हम लोग यहाँ पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका 4 नंबर का, वो है हिंदी भाषा शिक्षण के पाठ्यक्रम में त्रिभाषा सूत्र किस शिक्षण स्तर के लिए लाभदायक है। माध्यमिक स्तर के लिए, प्राथमिक स्तर के लिए, निम्न माध्यमिक स्तर के लिए, या फिर उपर्युक्त सभी कथन असत्य हैं। तो इसमें जो आपका आंसर ए है माध्यमिक स्तर के लिए वो सही होगा, क्योंकि जो 3 लैंग्वेज फार्मूला था मतलब जो आपका त्रिभाषा सूत्र था वो माध्यमिक स्तर के लिए था, ठीक है। जिसमें आपकी एक फर्स्ट लैंग्वेज आती है FL, ठीक है, मातृभाषा होती है। दूसरी आपकी क्या आ जाती है, हिंदी लैंग्वेज जो होती है। थर्ड आपकी क्या होती है, फॉरेन लैंग्वेज होती है। तो वो आपके माध्यमिक स्तर के लिए है। नेक्स्ट है, शिक्षा आयोग के उच्चतर माध्यमिक स्तर पर किन 2 भाषाओं के चयन पर बल दिया जाता है। तो ऑप्शन जो ए है वो यहाँ पे सही होगा, संघीय राज्य भाषा व प्रादेशिक भाषा। ए ऑप्शन यहाँ पे एकदम सही है। नेक्स्ट है, हिंदी शिक्षण में सह संबंध स्थापित करने के लिए किस शिक्षा शास्त्री ने आत्मबोध का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो जो आपके हर्बर्ट महोदय थे, इन्होंने सह संबंध को सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। इसलिए आपका जो ऑप्शन ए है यहाँ पर वो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, हिंदी शिक्षण में सहसंबंध के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं। पाठ्यक्रम भार कम करना, ज्ञान के समग्र रूप से परिचित कराना, पाठ को रोचक व प्रभावपूर्ण बनाना, व श्रम शक्ति व समय की बचत करना, हिंदी के साथ अन्य विषयों का ज्ञान देना एवं मानसिक विकास करना। तो जो इसमें आपका ऑप्शन डी है वो सही होगा, क्योंकि सारे ही कथन जो हैं वो सह संबंध के उद्देश्य को प्रभावित करते हैं। इस वजह से आपका जो ऑप्शन डी है वो सही होगा। फिर है आपका, हिंदी शिक्षण में सह संबंध के कितने प्रकार हैं। तो हिंदी शिक्षण में जो सह संबंध के प्रकार होते हैं वो हमारे 3 प्रकार के होते हैं। इसलिए ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट है आपका हिंदी शिक्षण में नियोजित सहसंबंध क्या है। हिंदी का अन्य विषयों से पूर्व में सहसंबंध स्थापित कर शिक्षण करना, शिक्षण के साथ साथ अन्य विषयों का ज्ञान देना, हिंदी शिक्षण समय में उदाहरणों द्वारा अन्य विषयों का समावेश करना, या फिर उपयुक्त सभी कथन असत्य हैं। तो आपका जो ऑप्शन ए है यहाँ पर, हिंदी का अन्य विषयों से पूर्व में सहसंबंध स्थापित कर शिक्षण प्रदान करना, ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। फिर है आपका हिंदी शिक्षण अवधि में किन किन विषयों से सहसंबंध बनाया जा सकता है। संस्कृत, भूगोल, इतिहास, गणित, विज्ञान, नागरिक शास्त्र, कला, प्रकृति एवं हस्तकला। फिर है आपका राजनीति, वाणिज्य, तकनीकी। फिर है जीवन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान, या फिर उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। तो देखिए जो हिंदी शिक्षण अवधि में जो विषय होते हैं आपके, वो क्या होते हैं, सबसे सहसंबंध बना सकते हैं, इसलिए आपका जो ऑप्शन डी है वो यहाँ पे सही है। फिर है आपका हिंदी शिक्षक के संदर्भ में निम्नलिखित कथन किस शिक्षाविद ने दिया है। कथन देख लेते हैं हमारा क्या है। शिक्षक अपने प्रयासों से छात्र को जो अपनी प्रकृति के नियमों के अनुसार विकसित होता है उस उच्चता पर पहुंच सकता है, ये हमारे रॉस महोदय जी ने कहा है। इसलिए आपका जो ऑप्शन बी है वो यहाँ पे बिल्कुल सही आपका उत्तर होगा। फिर है एक हिंदी शिक्षक को किन विषयों का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है। क्वेश्चन पढ़िएगा, आवश्यक नहीं है पूछा गया है, आवश्यक नहीं पूछा गया है। ऑप्शन है हमारे हिंदी भाषा साहित्य का ज्ञान। तो देखिए जो आपके हिंदी भाषा साहित्य का ज्ञान है वो तो होना ही चाहिए ना, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। फिर है हिंदी के सिद्धांतों व विधियों का ज्ञान, ये भी आवश्यक होता है, इसमें पूछा आवश्यक नहीं है, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। फिर है वाणिज्य, तकनीकी, राजनीति, सामाजिक संबंध का ज्ञान, ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा, क्योंकि एक हिंदी शिक्षक को ना इन विषयों का ज्ञान हो ना हो इसमें कोई आवश्यक नेसेसरी टाइप नहीं होता है। तो ऑप्शन जो सी है उसके साथ हम लोग यहाँ पे जाएंगे। नेक्स्ट है एक हिंदी शिक्षक में किन गुणों का होना आवश्यक है। विषय का पूर्ण ज्ञान, सिद्धांतों व विधियों का ज्ञान, मनोविज्ञान का ज्ञान, बाल प्रकृति का ज्ञान, विनोद प्रिय, कक्षा नियंत्रक, कुशल वक्ता, कहानी कहने की योग्यता, न्याय प्रिय व निष्पक्ष, व्यावसायिक प्रशिक्षण व उचित वेशभूषा का ज्ञान। तो ये जो सारे ही कथन जो आपके हैं वो सब सही हो जाएंगे, क्योंकि एक हिंदी शिक्षक में इन सभी गुणों का होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। डी ऑप्शन के साथ हम लोग यहाँ पे जाएंगे। नेक्स्ट है आपका हिंदी शिक्षण में कितनी युक्तियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं। तो जो आपके हिंदी शिक्षण में युक्तियाँ लाई जाती हैं वो हैं आपकी 8 प्रकार की युक्तियाँ, ठीक है। इसलिए ऑप्शन डी जो है आपका वो यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है शिक्षण युक्तियों में कौन सी युक्ति नहीं प्रयोग में लाई जाती है। तो जो आपकी कौन सी नहीं लाई जाती है प्रयोग में, वो आपकी हो जाएगी प्रयोग, भ्रमण और वाद विवाद, ठीक है। क्योंकि हिंदी में आपकी व्याख्यान, स्पष्टीकरण, विवरण भी होती है, वर्णन, उद्धरण, दत्त कार्य या प्रश्नोत्तर भी होता है, लेकिन जो आपके भ्रमण और प्रयोग, वाद विवाद हैं ये आपके हिंदी से रिलेटेड नहीं है। इस वजह से आपका जो ऑप्शन सी है वो यहाँ पे सही होगा। फिर है हिंदी शिक्षण में व्याख्या युक्ति के बारे में निम्न विचार किस भाषाविद ने दिए हैं। व्याख्या का अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा किसी शब्द समूह या कथन के अर्थ की जटिल संपूर्णता दूर की जाती है। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे अभी तक नहीं मिल पाया है कि मैं आपको बता सकूं कि इन चारों में से ये किसने आपको कथन दिया है। इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नहीं बता पाऊंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग आगे बढ़ते हैं। वो है आपका उद्धरण युक्ति के कितने प्रकार होते हैं। तो जो आपके उद्धरण युक्ति के प्रकार हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर है। फिर है हिंदी शिक्षण में प्रश्न पूछना युक्ति के कितने प्रकार बताए हैं। अब देखिए प्रश्न जो हैं वो कितने प्रकार से पूछे जा सकते हैं, मतलब युक्ति में कितने प्रकार के प्रश्न आपके बताए गए हैं। तो वो 8 प्रकार के प्रश्न आपको बताए गए हैं, ठीक है। वैसे तो मोस्टली 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पे मुख्य तो पूछे नहीं गए हैं। टोटल आपसे पूछा गया तो 8 प्रकार से युक्ति जो है प्रश्न की वो होती हैं, इसलिए ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही है। दोषपूर्ण प्रश्न कौन से होते हैं। अपूर्ण व अस्पष्ट, उत्तर सूचक व प्रतिध्वनि प्रश्न, या दुअर्थी या दुविधापूर्ण प्रश्न, ठीक है। तो ये जो सभी हैं वो सभी प्रकार के आपके दोषपूर्ण होते हैं, ठीक है। क्योंकि जो आपके दुअर्थ भी देते हैं, दुविधापूर्ण होते हैं वो भी दोषपूर्ण होंगे, उत्तर सूचक होंगे, प्रतिध्वनि होंगे वो भी दोषपूर्ण आपके होंगे, इसलिए जो ऑप्शन डी है आपका वो यहाँ पे बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है हिंदी शिक्षण में अच्छे उत्तरों की विशेषता क्या है।
ऑप्शन देख लेते हैं हमारे क्या हैं। उत्तर की भाषा स्पष्ट शुद्ध हो, उत्तर सार्थक हो। ठीक है। उत्तर पूर्ण वाक्य में हो, उत्तर में एक भाषा का प्रयोग हो, बिल्कुल सही है। उत्तर ओजपूर्ण वाणी में हो तथा उत्तर विचारपूर्ण हो। इसलिए आपका जो ऑप्शन डी है वो यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इन सभी चीज़ों की जो है ये एक अच्छे उत्तरों की विशेषता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दत्त कार्य युक्ति का अर्थ क्या है। दत्त कार्य युक्ति का जो अर्थ होता है वो होता है वह कार्य जो कक्षा तथा छात्रों पर निर्धारित किया जाता है। इसलिए ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही होगा। फिर है आपका, हिंदी शिक्षण में विवरण युक्ति का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। विवरण चलचित्र, फिल्म पट्टी या अन्य दृश्य सामग्री के लिए शाब्दिक ध्वनि संगति है। किसी काव्य खंड की व्याख्या करना। शिक्षण अवधि में शिक्षण उद्धरण को अन्य विषयों से सहसंबंध बनाकर विस्तार करना। इसलिए जो आपका ऑप्शन डी है वो यहाँ पे सही होगा, क्योंकि विवरण युक्ति में ये तीनों ही चीज़ें आपकी सम्मिलित होती हैं। नेक्स्ट है, मौखिक उद्धरण की प्रकृति कैसी होना आवश्यक है। यह सरल, स्पष्ट, सत्य व शिक्षण सूत्रों पर आधारित हो, पाठ्य के विकास में सहायक व मानसिक स्तर के अनुकूल हो, इनका आवश्यकता व प्रसंगानुकूल प्रयोग करें, या फिर उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। तो आपका जो ऑप्शन डी है वो यहाँ पे सही होगा, क्योंकि जो मौखिक उद्धरण की प्रकृति है ना, ये इन तीनों चीज़ों पे ही बेस्ड होती है। इसलिए आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है आपका, शिक्षण प्रविधि शैक्षणिक क्रियाओं के संचालन का विशिष्ट ढंग है। उक्त कथन किस शिक्षाविद द्वारा दिया गया है। तो ये आपके विवेकानंद जी ने बोला था कि शिक्षण प्रविधि जो है वो शैक्षणिक क्रियाओं के संचालन का विशिष्ट ढंग होती है। तो ऑप्शन जो सी है आपका वो यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है आपका, प्रमुख शिक्षण प्रविधियाँ जो हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। वो आपकी 8 प्रकार की होती हैं। ठीक है, शिक्षण प्रविधियाँ आपकी 8 प्रकार की होती हैं। इसलिए ऑप्शन बी के साथ हम लोग जाएंगे। नेक्स्ट है आपका, शिक्षण हिंदी शिक्षण में सबसे प्राचीन प्रविधि कौन सी है। वो आपकी है पर्यवेक्षित विधि। ठीक है, जिसको हम लोग प्रविधि अध्ययन कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है आपका। वाद विवाद प्रविधि में कितने समूह क्रियाशील होते हैं। तो वाद विवाद जो प्रविधि है आपकी, उसमें आपके सिर्फ 2 ही जो समूह हैं वो सक्रिय होते हैं। ठीक है, क्योंकि डिबेट में वैसे भी 2 पक्ष के ही तो लोग सक्रिय होते हैं जो वाद विवाद करते हैं। इसलिए ऑप्शन बी आपका जो है यहाँ पे बिल्कुल सही है। फिर है, वाद विवाद प्रविधि में कितने शिक्षण पद कितने होते हैं। मतलब जो आपके वाद विवाद प्रविधि है उसमें आपके कितने शिक्षण पद होते हैं। तो उसमें आपके 4 शिक्षण पद होते हैं। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। फिर है, समूह कार्य प्रविधि में 15 सदस्यों के समूह में कितने व्यक्ति कार्य करते हैं। तो ऑप्शन आपका जो सी है वो सही हो जाएगा। 15 छात्र जो हैं वो कार्य करते हैं। नेक्स्ट है, समूह कार्य प्रविधि में शिक्षण पद कौन कौन से होते हैं। तो प्रोजेक्ट का निर्धारण, समूह निर्माण, संचालन, मूल्यांकन, शिक्षक का दायित्व। तो ये चारों ही जो तीनों ऑप्शन हैं आपके सही हो जाएंगे। इसलिए ऑप्शन डी जो है वो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, विवेचन प्रविधि के बारे में निम्नलिखित विचार किस शिक्षाविद ने दिए हैं। कि विवेचन एक शैक्षिक सामूहिक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक तथा छात्र किसी समस्या या प्रकरण पर बातचीत करते हैं। ये आपके हर्बर्ट महोदय जी ने कहा है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, विवेचन प्रक्रिया कितने प्रकार की होती है। तो विवेचन प्रक्रिया आपकी 4 प्रकार की होती है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन जो है वो है, एक सेकेंड, हाँ, नेक्स्ट है आपका, नाटकीकरण प्रविधि में कितने शिक्षण पद सक्रिय रहते हैं। तो आपका जो ऑप्शन डी है वो 3 हो जाएगा, क्योंकि नाटकीकरण प्रक्रिया में 3 शिक्षण पद आपके सक्रिय रहते हैं। नेक्स्ट है, संगोष्ठी प्रक्रिया प्रविधि में किन किन पदों से प्रक्रिया पूर्ण होती है। तो समूह निर्माण, प्रकरण का निर्धारण, प्रपत्र तैयार करना, संगोष्ठी का संचालन करना, विवेचन का समाहार, संगोष्ठी की समीक्षा। तो ये आपके तीनों ऑप्शन सही हैं। इसलिए ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर है आपका, संगोष्ठी प्रक्रिया में
शिक्षण पद कितने निर्धारित किए जाते हैं? जो आपका संगोष्ठी होती है आपकी, लाइक जो होती कम्युनिटी टाइप की, जो ठीक है मीटिंग बुलाई जाती है, वो जो आपकी संगोष्ठी होती है उसमें कितने शिक्षण पद निर्धारित किए जाते हैं? तो उसका आंसर मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है। आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग से जो 6 पद होते हैं वो आपके निर्धारित होते हैं। फिर भी मुझे इसमें एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को श्योरिटी नहीं दूंगी, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, विचार गोष्ठी में किस व्यक्ति की भूमिका प्रमुख होती है? तो विचार गोष्ठी में जो आपके जो निर्णायक होता है ना, ठीक है, उसकी जो भूमिका है वो प्रमुख होती है, इसलिए ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। फिर है, कार्य गोष्ठी यानी वर्कशॉप प्रविधि में कितने शिक्षण पद निर्धारित किए जाते हैं? तो उसमें 4 आपके शिक्षण पद निर्धारित किए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। मौखिक रूप शिक्षा प्रणाली को शिक्षाविदों ने क्या नाम दिया है? तो जो आपकी मौखिक रूप की शिक्षा प्रणाली होती है उसको शिक्षाविदों ने नाम दिया है, एक सेकेंड, शिक्षक छात्र शैली है, पंडित शैली है, पुस्तक है या व्याख्यान शैली है आपकी? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा शिक्षक छात्र शैली, क्योंकि जो मौखिक रूप से शिक्षा प्रणाली होती है वो देखिए शिक्षक भी आपको मौखिक रूप से पढ़ाता है और छात्र भी मौखिक रूप से पढ़ते हैं, इसलिए जो मौखिक रूप से शिक्षा प्रणाली है उसको शिक्षाविदों ने शिक्षक छात्र शैली नाम दिया है। व्याख्यान शैली ना आप सोच लीजिएगा कि मौखिक है तो व्याख्यान होगा, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। फिर है, प्रमुख शिक्षण विधियाँ कितने प्रकार की बताई गई हैं? अब जो प्रमुख शिक्षण विधियाँ हमारी होती हैं वो देखिए 4 प्रकार की होती हैं। शिक्षण विधियाँ तो बहुत होती हैं, 10 भी होती हैं, 11 होती हैं, 8 होती, 9 होती हैं, लेकिन जो प्रमुख आपकी होती हैं वो सिर्फ आपकी 4 होती हैं। नेक्स्ट है, कहानी के रूप में तथ्यात्मक सामग्री का प्रदर्शन ही कहानी है। उक्त कथन किस संस्था ने कहा है? तो ये आपके माध्यमिक शिक्षा आयोग के द्वारा कहा गया है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, पाठ्य पुस्तक विधि प्रक्रिया में क्या नियोजन करना होता है? आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन व शुद्ध उच्चारण कराना, नवीन व कठिन पदों की मातृभाषा में व्याख्या करना, व्याकरण का ज्ञान प्रसंगानुकूल करना, अभ्यास करना। तो ऑप्शन जो डी है आपका वो सही हो जाएगा। ये तीनों ही चीज़ें आपकी जो हैं वो सही होती हैं। नेक्स्ट है, व्याख्या विधि के बारे में किस शिक्षा विधि ने कहा है कि व्याख्या का अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा किसी शब्द, शब्द समूह या कथन के अर्थ की संपूर्ण जटिलता दूर की जाती है? तो ये आपके जो गार्लिक जी थे उन्होंने कहा था, ऑप्शन सी के साथ हम लोग यहाँ पे जाएंगे। नेक्स्ट है, प्रारंभिक हर्बर्टीय विधि में कौन कौन से प्रमुख पदों को स्थान दिया गया है? तो वो जो आपके प्रमुख पद है ना वो है आपका ए ऑप्शन, स्पष्टता, व्याख्या, लेखन व प्रस्तुतिकरण। ये आपके हार्वर्ड की पंचपदीय प्रणाली में था, ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है आपका, हिंदी गद्य शिक्षण में गद्य के अर्थ को बताते हुए किस शिक्षाविद ने निम्नलिखित उद्धरण दिया है कि गद्य अपनी कवियों की कसौटी है? तो निबंध गद्य की कसौटी है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। गद्य शिक्षण में कक्षा 6 से 8 तक के लिए क्या उद्देश्य बताए गए हैं? तो शुद्ध उच्चारण वाचन की योग्यता का विकास, शब्द भंडार, चारित्रिक व बौद्धिक विकास, हिंदी भाषा के प्रति प्रेम, तर्क एवं विचार। ऑप्शन डी के साथ जाएंगे क्योंकि तीनों ही कथन आपके जो हैं वो गद्य शिक्षण के लिए प्रयुक्त माने गए हैं। नेक्स्ट है, गद्य शिक्षण में कक्षा 9-10 के लिए क्या उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं? तो गद्य खंड को आरोह, अवरोह एवं विराम चिन्हों सहित शुद्ध वाचन की योग्यता का विकास, विभिन्न गद्य लेखों की, ठीक है, जो भाषा शैली है उसका ज्ञान कराना, पाठ्यगत आदर्शों से चरित्र निर्माण, तर्क शक्ति का विकास। ऑप्शन डी सही होगा। तीनों ही चीज़ें आपके कक्षा 9-10 के लिए उद्देश्य निर्धारण में आती हैं गद्य शिक्षण के। नेक्स्ट है, गद्य शिक्षण की विधियां कौन कौन सी हैं? तो जो आपके गद्य शिक्षण की विधियां हैं वो देख लेते हैं क्या है। वाचन, लेखन, व्याकरणीकरण विधियां हैं आपकी, पाठ्य पुस्तक विधि है, हर्बर्ट विधि है, शब्द विन्यास विधि है, व्याख्या है। तो आपका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही है। तीनों ही चीज़ें आपके
गद्य में आती हैं। नेक्स्ट है गद्य शिक्षण में प्रस्तावना प्रश्नों का क्या महत्व है। तो पाठ्य शिक्षण की भूमिका बनाना, पढ़ाए जाने वाले गद्य खंड को पूर्व ज्ञान से जोड़कर उद्देश्य कथन स्पष्ट कराना, छात्रों को पठन पाठन के लिए तैयार करना। ऑप्शन डी यहाँ पे है, तीनों ही कथन आपके सत्य हैं। ऑप्शन डी के साथ हम लोग जाएंगे। नेक्स्ट है हिंदी पद्य शिक्षण में। अब देखिए, पहले गद्य की बात हो रही थी, अब यहाँ पे पद्य की हो रही है। तो पद्य में क्या है, कक्षा 6 से 8 तक क्या होता है, कविता की लय गति यति अनुसार जो आपका पाठन की योग्यता का विकास करना, शुद्ध उच्चारण की योग्यता, कल्पना व मानसिक शक्ति का विकास करना, कविता द्वारा प्रकृति के प्रति प्रेम बढ़ाना, नैतिक मूल्यों का ज्ञान करके तो आपका क्या होगा, चरित्र निर्माण भी होता है। डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। तीनों ही ऑप्शन आपके यहाँ पे सही हैं। कविता शिक्षण के प्रमुख कितने अंग बताए गए हैं। तो जो आपके कविता शिक्षण के कितने अंग बताए गए प्रमुख, वो आपके 3 हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। फिर है कविता शिक्षण में कौन सी विधि नहीं अपनाई जाती है। अब देख लेते हैं कविता में कौन सी विधि नहीं अपनाई जाती है। तो भाषानुवाद है, ये अपनाई जाती है। व्याख्या भी ये अपनाई जाती है। समीक्षा अथवा तुलना, अनुकरण एवं अनुसंधान विधियां आपके जो पद्य हैं यानी कविता में, वो नहीं अपनाई जाती हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। कोई भी ज्ञान शिल्प विद्या कला योग अथवा कर्म ऐसा नहीं है जो नाटक में परिलक्षित ना हो। उक्त कथन को किस शिक्षाविद ने दिया है। तो इस कथन को कहा है हमारे भरत मुनि जी ने। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है आपका। हिंदी नाटक शिक्षण के क्या उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। तो भावानुसार संवाद बोलने की योग्यता का विकास करना, अभिनय कला का ज्ञान, हिंदी भाषा प्रयोग का प्रशिक्षण देना, छात्रों के आदर्शों के अनुसार चरित्र निर्माण व आत्म प्रदर्शन का अवसर, या सभी कथन सत्य हैं। तो जो आपका आंसर है यहाँ पर वो होगा छात्रों के एक सेकेंड में ऑप्शन फिर से देख लेती हूँ कि यहाँ पे क्या है आपका। तो जो ऑप्शन है आपका डी है वो सही होगा, क्योंकि देखिए छात्रों के आदर्श तो होते ही होते हैं, बाकी संवाद बोलने की योग्यता का विकास भी तो होता है, हिंदी भाषा का प्रयोग भी तो होता है, इसलिए ऑप्शन डी जो है आपका वो यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी व्याकरण शिक्षण जो है आपका, हिंदी व्याकरण शिक्षण के उद्देश्यों में वह कौन सा उद्देश्य है जो गलत है। अब देखिए गलत उद्देश्य बताना है, ये नहीं आपको फटाफट जो उद्देश्य है वो मार के आपने आंसर दे दिया। तो है आपका ध्वनि तत्व व उच्चारण से अवगत कराना, फिर है व्याकरण के नियमों का ज्ञान व प्रयोग करने की क्षमता का विकास करना, छात्रों में तर्क शक्ति व रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास करना, व्याकरण द्वारा छात्रों में स्व अनुभव। तो देखिए व्याकरण द्वारा छात्रों में स्व अनुभव का विकास करना, ये कोई आपके हिंदी व्याकरण में शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता है। इस वजह से जो ऑप्शन आपका डी है वो यहाँ पे सही होगा। फिर है आपका हिंदी व्याकरण शिक्षण में प्रमुख विधियाँ कितनी बताई गई हैं। तो हिंदी व्याकरण शिक्षण की जो प्रमुख विधियाँ हैं वो आपकी 7 विधियाँ बताई गई हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है हिंदी कहानी शिक्षण के प्रमुख तत्व कितने बताए गए हैं। तो प्रमुख तत्व आपके 6 बताए गए हैं। यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ हम लोग जाएंगे। नेक्स्ट है हिंदी कहानी शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं। मौखिक व लिखित कहानी का वर्णन करने की योग्यता, कल्पना एवं तर्क शक्ति का विकास, कहानी द्वारा संवेगों का रेचन कर आदर्श चरित्र का निर्माण। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका होगा। उपयुक्त सभी कथन यहाँ पे सत्य हैं। हिंदी शिक्षण में हार्वर्ड शिक्षण प्रणाली में वर्तमान में कितने पदों को अपनाया जा रहा है। तो हार्वर्ड की जो है वो 5 पदीय प्रणाली थी आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 5 पद ही तो होंगे। हार्वर्ड जी ने कितने 5 पदीय प्रणाली को किया था ना प्रतिपादित। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है आपका 5 पद होंगे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। फिर है RCEM शिक्षण प्रणाली का निर्माण किस व्यक्ति ने किया था। डॉक्टर दवे ने किया था RCEM प्रणाली का निर्माण। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर है हिंदी शिक्षण के NCERT उपागम ने स्कूल विषयों के शैक्षिक कितने लक्ष्यों को निर्धारित किया है। तो जो NCERT ने निर्धारण किया है वो कितना है आपका 3। ठीक है, 3 शैक्षिक जो लक्ष्य हैं आपके वो NCERT के थ्रू निर्धारित किए गए थे। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। फिर है हिंदी शिक्षण NCERT प्रणाली में क्या दोष देखने को मिलते हैं। तो लेखन में अधिक समय लगना, व्यवहारिक उपयोग ना होना, विषय वस्तु के हर अंश को मानसिक प्रक्रिया रूप में लिखना कठिन है, अधिक समय लगना व शिक्षक को अधिक कार्य करना। तो जो ऑप्शन डी है वो सही होगा। ये सभी चीज़ें जो आपकी NCERT प्रणाली में दोषित आप मतलब इन चीज़ों से दोषी ठहरा देती है NCERT प्रणाली को, इसलिए ऑप्शन जो डी है वो यहाँ पे होगा।
उत्तम पाठ योजना के लाभ क्या हैं? तो देखिए, उत्तम पाठ योजना के जो लाभ हैं वो हैं विषय वस्तु नियोजित या व्यवस्थित होती है, पाठ को रोचक व प्रभावपूर्ण बनाना, छात्रों को पाठ योजना में संलग्न रख अनुशासन कक्षा में बना रख सकता है। इसलिए ऑप्शन डी के साथ हम लोग जाएंगे। तीनों ही जो आपके इस कथन है यहाँ पे वो पाठ योजना के लाभ हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी के साथ हम लोग जाएंगे यहाँ पर। फिर नेक्स्ट है आपका सूक्ष्म शिक्षण सरलीकृत शिक्षण प्रक्रिया है जो छोटे आकार की कक्षा में कम समय में पूर्ण होती है। इसका आंसर आपको सभी को पता है, किसने कहा है? D.W. एलन ने कहा है। ठीक है ना, तो जो आपके डॉक्टर एलन थे जिन्होंने सूक्ष्म माइक्रो टीचिंग का निर्माण ही किया था, डेवलप किया था, तो ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। D.W. एलन जी ने ये आपकी परिभाषा दी है। सूक्ष्म शिक्षण प्रणाली में छात्र शिक्षक को समस्त कौशलों में से कम कितने कौशलों में दक्षता प्राप्त करना आवश्यक है? तो जो आपका ऑप्शन बी है 5। ठीक है, 5 यहाँ पे बिल्कुल सही है। 5 कौशलों में दक्षता प्राप्त करना आवश्यक है जो माइक्रो टीचिंग के छात्र शिक्षक होते हैं। नेक्स्ट है आपका 65 नंबर का क्वेश्चन, पाठ योजना शिक्षण में प्रश्न पूछने में प्रभावशाली कौशल घटक मुख्यतः कितने होने चाहिए? तो ये आपके 9 होने चाहिए। ठीक है ना, जो प्रश्न पूछने में आपके कौशल घटक हैं मुख्यतः 9 होते हैं। वो नाम मैं आपको बता सकती हूँ लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगा, इसलिए आपको सिर्फ अपने आंसर पे फोकस करना है। ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। श्रवण कौशल में छात्रों में कौन कौन सी श्रवण योग्यताएं होना आवश्यक हैं? श्रवण तीक्ष्णता, उचित रूप से सुनना, व्याख्या एवं श्रुतिगत आत्मीकरण, विभेदीकरण एवं धारण। इसलिए ऑप्शन जो डी है वो यहाँ पे होगा। ये सभी जो कथन हैं आपके श्रवण कौशल में आते हैं। नेक्स्ट है आपका कक्षा में ध्यान केंद्रित करने के लिए एक शिक्षक का उपाय क्या करता है? पूर्व ज्ञान आधारित प्रश्न करना, श्याम पट्ट पर आकर्षण शीर्षक व लेखन, पिछले पाठ का संक्षिप्त उल्लेख करना। तो ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। तीनों ही चीज़ें जो हैं वो बच्चे का ध्यान केंद्रित करेंगी अगर टीचर ये सब करेगा तो। फिर है हिंदी पठन कौशल के कितने प्रकार हैं? लेखन एवं वर्तनी, पाठन एवं व्याकरण युक्त कार्य, मौखिक पठन, मौन पठन। इसलिए आपका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। तीनों ही जो हैं आपके हिंदी पठन कौशल के प्रकार हैं। हिंदी शिक्षण में लेखन वर्तनी कौशल के मुख्य नियम कितने हैं? आप देख लेते हैं, जो मुख्य नियम है ना वो हमारे कितने हैं? 11 हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी के साथ हम लोग जाएंगे। वर्तनी के जो मुख्य नियम होते हैं वो 11 होते हैं। नेक्स्ट है आपका हिंदी भाषा में जो आपके भाषण होते हैं कौशल के, वो शिक्षाविद पाणिनि ने कितने दोष आपको बताए हैं? तो दोष 11 बताए हैं आपके। ठीक है ना, 11 प्रकार के 8 प्रकार के दोष पाणिनि जी ने बताए हैं, 11 नहीं बताए हैं। तो ठीक है, ऑप्शन सी के साथ हम लोग जाएंगे। नेक्स्ट है हिंदी भाषा शिक्षण में एक शिक्षक कितने प्रकार के श्रव्य दृश्य उपकरणों का प्रयोग कर सकता है? तो हिंदी भाषा शिक्षण में पूछा गया है कि जो आपके ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं वो कितने प्रकार के उपयोग किए जा सकते हैं? तो आपका आंसर यहाँ पे होगा 5 प्रकार के जो ऑडियो विजुअल एड्स हैं वो यहाँ पे उपयोग हिंदी भाषा में किए जाते हैं। नेक्स्ट है हिंदी भाषा शिक्षण में शैक्षिक मूल्यांकन प्रक्रिया में कितने पदों का निर्धारण किया गया है? तो हिंदी भाषा शिक्षण में शैक्षिक मूल्यांकन आपके तीन पदों का निर्धारण किया गया है। ऑप्शन बी के साथ नहीं, एक सेकेंड, यहाँ पे आपका 4 पद होगा। ठीक है, ये इनका टिक लगा था तो मैंने भी गलती से यही बता दिया। ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। 4 पदों का निर्धारण है आपके शैक्षिक मूल्यांकन में। फिर है हिंदी भाषा शिक्षण में कितने प्रकार की पाठ्य सहगामी क्रियाएं प्रयोग की जाती हैं? ऑप्शन है आपके व्यवहारिक एवं समाजमितीय क्रियाएं, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक क्रियाएं, लेखन व दृश्य श्रव्य दृश्य क्रियाएं, या फिर उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो जो आपका ऑप्शन डी है वो यहाँ पे हो जाएगा। उपयुक्त सभी कथन जो आपके हैं वो सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका वो है उत्पत्ति एवं परिवार की दृष्टि से विश्व की समस्त भाषाओं को भाषाविदों ने कितने भागों में विभक्त किया है? तो उत्पत्ति एवं परिवार की दृष्टि से विश्व की समस्त भाषाओं को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो वो है आपके 4 भागों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट है आपका हिंदी भाषा के विकास में मध्यकाल का कालखंड क्या था? तो वो 1500 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक था। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका हिंदी भाषा की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? हिंदी योगात्मक भाषा है, हिंदी भाषा में वर्णों का उच्चारण स्थान सुनिश्चित है, हिंदी भाषा की प्रकृति सरल है। तो ऑप्शन जो डी है आपका वो यहाँ पे होगा। हिंदी भाषा
कि ये तीनों ही विशेषताएं होती हैं। नेक्स्ट है आपका हिंदी भाषा के विविध रूप क्या हैं? मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, राज्य भाषा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संसार में यदि सर्वांगीय अक्षर हैं तो देवनागरी के हैं। यह कथन किसने कहा है? तो ये कथन आपके सेठ गोविंद दास जी ने कहा है। ठीक है, ऑप्शन डी के साथ हम लोग जाएंगे यहाँ पर। सेठ गोविंद दास जी ने कहा था कि यदि सर्वांगीय अक्षर हैं तो वो देवनागरी के हैं। नेक्स्ट है आपका ध्वनि विज्ञान का निम्न अर्थ किस शब्दकोश में दिया गया है? कि ध्वनि विज्ञान ध्वनियों के उच्चारण और ध्वनि परिवर्तनों के इतिहास और सिद्धांत का अध्ययन है। तो ये आपके शिक्षा शब्दकोश में कहा गया था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है आपका 81 नंबर का क्वेश्चन देवनागरी की वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? संयुक्त आपके 4 प्रकार के होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और श्रा। तो आपका जो ऑप्शन बी है वो यहाँ पे सही होगा। फिर है शब्द विज्ञान में शब्द एवं पद में प्रमुख अंतर क्या है? ऑप्शन देखते हैं। शब्द एक या एक से अधिक ध्वनियों का योग है, बिल्कुल सही है। जबकि पद भाषा की लघुत्तम इकाई है, बिल्कुल सही है। फिर है शब्द कई स्वरों का संगम है, पद कई शब्दों का वर्ग है, बिल्कुल सही है। शब्द स्वरों एवं व्यंजनों का संगठन है, पद शब्दों की श्रृंखला है, इसलिए ऑप्शन जो डी है उसके साथ जाएंगे। तीनों ही कथन जो हैं वो आपके अंतर को यहाँ पे परिभाषित करते हैं। फिर है शब्दों की दृष्टि से शाब्दिक अर्थ के अनुसार कितने वर्ग हैं? तो देखिए शाब्दिक अर्थ के अनुसार आपके 2 ही वर्ग होते हैं, सार्थक तथा निरर्थक। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका हिंदी की शब्द रचना के मुख्यतः कितने रूप में मिलते हैं? तो हिंदी की शब्द रचना के मुख्यतः कितने रूप मिलते हैं? तो ऑप्शन जो बी है आपका वो होगा 2 रूप मिलते हैं। नेक्स्ट है संधि कितने भेद होते हैं? तो संधि के 3 भेद होते हैं आपके। ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो आपके 3 होते हैं, इन्होंने 5 पे टिक किया है। 5 नहीं होते हैं भैया, 5 उसके होते हैं जो आपके स्वर संधि के अंदर के भेद होते हैं। आपकी संधियाँ 3 ही प्रकार की होती हैं। स्वर संधि आपकी होती है व्यंजन संधि। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। आपकी व्यंजन होती है, आपकी होती है विसर्ग। ठीक है, तो संधि के आपके 3 प्रकार होते हैं। बाकी वो जो आपकी संधियाँ होती हैं, ठीक है, वो आपके इन संधियों के अंतर्गत आती हैं। तो 5 वो टाइप्स होते हैं। यहाँ पे आपको संधि के भेद पूछे गए हैं तो 3 होंगे, तो ऑप्शन डी के साथ हम लोग जाएंगे। शब्द परिवर्तन कितने रूपों में देखने को मिलता है? तो शब्द परिवर्तन जो है वो आपके एक रूपता अनेक रूपता में होता है, नवीनता तथा सादृश्यीकरण होता है, सरलीकरण भी होता है। इसलिए जो आपका ऑप्शन डी है वो यहाँ पे हो जाएगा। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। फिर है शब्द परिवर्तन के कितने कारण होते हैं? तो जो आपके शब्द परिवर्तन है उसके कितने कारण होते हैं? तो उसके हमेशा जो आपके 7 कारण होते हैं। ठीक है, शब्द परिवर्तन के 7 कारण होते हैं, इसलिए जो आपका ऑप्शन बी है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर है आपका वाक्य विज्ञान का क्या अर्थ है? तो वाक्य विज्ञान का अर्थ देख लेते हैं क्या होता है। वाक्य भाषा की पूर्ण इकाई है, वाक्यों की रचना का अध्ययन वाक्य विज्ञान में निहित है, वाक्य भाषा की इमारत है जो एक शब्द में निहित है, वाक्य भाषा की पूर्णता नहीं है तथा अर्थबोध है, वाक्य शब्दों का समूह मात्र है। देखिए जो वाक्य विज्ञान का अर्थ है वो आपका डी ऑप्शन कंप्लीट करता है, वाक्य शब्दों का समूह मात्र है, इसलिए ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही उत्तर है। फिर है आख्यानतः साव्यकारक विशेषणम वाक्यम। ठीक है, आख्यातम साव्यकारक विशेषणम वाक्यम उपर्युक्त कथन किस संस्थान ने दिया है? तो ये आपके किस संस्थान ने दिया है? काशी विद्यापीठ ने, पतंजलि ने, शिक्षा शब्दकोश ने तथा वनस्थली विद्यापीठ ने। तो इसमें ऑप्शन देखिए आपका क्या होगा, वनस्थली विद्यापीठ के मैं साथ जाऊंगी 70%, और आपके जो काशी विद्यापीठ है मैं उसके साथ जाऊंगी आपके साथ 30%, क्योंकि देखिए ये मैं श्योर नहीं हूँ यहाँ पर। ये 70% सही हो सकता है, ये आपका 30% सही हो सकता है, इसलिए इसमें श्योरिटी नहीं है। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वाक्य के कितने अंग होते हैं? तो हमारे जो वाक्य के अंग होते हैं वो हमेशा 2 ही होते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। वाक्य विज्ञान में वाक्य के भेद क्या हैं? रचना अर्थ एवं क्रिया की दृष्टि से, रचना संदेह भाव की दृष्टि से, रचना उच्चारण एवं ध्वनि की दृष्टि से, या फिर उपर्युक्त सभी कथन असत्य हैं। तो जो हमारा ऑप्शन सी है वो यहाँ पे होगा, रचना उच्चारण एवं ध्वनि की दृष्टि से।
नेक्स्ट है हमारा वाक्य विज्ञान के प्रमुख गुण विशेषताएं क्या हैं। सार्थकता एवं योग्यता, आकांक्षा एवं योग्यता, सानिध्य एवं अन्विनित्य तथा उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इसका आंसर जो है वो आपका डी होगा, उपयुक्त सभी कथन जो आपके वो सत्य हैं, क्योंकि ये तीनों ही आपके वाक्य विज्ञान के गुण हैं। हिंदी वाक्य रचना को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए क्या सावधानियां आवश्यक हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। व्याकरण सम्मत वाक्य रचना, प्रथम सरल वाक्य अभ्यास, पश्चात मिश्रित संयुक्त वाक्य की रचना, वाक्य में सरल सार्थक व प्रचलित शब्दों का प्रयोग, या फिर उपयुक्त सभी गुणों का होना आवश्यक है। तो देखिए ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, ये सभी गुणों का होना आवश्यक है किसी वाक्य रचना को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए। हिंदी वाक्यों में गद्य खंडों की शुद्ध उच्चारण की योग्यता का विकास किस भाषा में आवश्यक है। तो वो हो जाएगा आपका हिंदी, क्योंकि हिंदी भाषा में ही जो आपके गद्य खंड के शुद्ध उच्चारण की योग्यता का विकास होता है। ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। प्राथमिक स्तर के छात्रों में मातृभाषा से परिचय हिंदी पृष्ठभूमि को तैयार करने के लिए क्या उद्देश्य निर्धारित करना आवश्यक है। तो छात्रों को हिंदी भाषा से परिचित कराना बिल्कुल सही है। छात्रों को ईश, प्रार्थना, नीति युक्त कविता तथा दोहों को याद कराना, छात्रों में हिंदी के प्रति रुचि उत्पन्न करना, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। तीनों ही कथन जो आपके हैं वो सत्य हैं। फिर है आपका निम्नलिखित माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा के सामान्य उद्देश्य क्या हैं। उच्चारण युक्त वाचन, शुद्धतापूर्ण निखले की योग्यता विकसित करना, हिंदी कविताओं के भावार्थ लिखने युक्त वाक्य बनाना, हिंदी व्याकरण के नियमों का प्रयोग करने की योग्यता बढ़ाना, और उपर्युक्त कथन सत्य हैं। तो देखिए ये आपका डी ऑप्शन होगा, इसमें भी आपके तीनों ही कथन जो हैं आपके वो सत्य हैं। फिर है आपका हिंदी भाषा में कठिन वाक्यों व गद्य खंडों को आरोह अवरोह व विराम आदि चिन्हों का ज्ञान कराना किस स्तर के छात्रों के लिए आवश्यक है। तो वो आपके उच्च शिक्षा स्तर के लिए आवश्यक है। ठीक है, माध्यमिक में तो देखिए होगा ही होगा, लेकिन जो कठिन वाक्यों तथा गद्य खंडों को आरोह अवरोह तथा विराम आदि में मिलाने के लिए आपके उच्च शिक्षा स्तर पर होता है, इसलिए ऑप्शन डी हम यहाँ पे सही करेंगे। नेक्स्ट है आपका हिंदी कक्षा शिक्षण में सामान्य शिक्षण सिद्धांत के सूत्र क्या हैं। तो जो सामान्य शिक्षण सिद्धांत के सूत्र हैं वो ऑप्शन देख लेते हैं। सुनिश्चित उद्देश्य नियोजन एवं क्रियाशीलता का सिद्धांत, रुचि प्रेरणा व मौखिक कार्य का सिद्धांत, व्यक्तिक विभिन्नता तथा जीवनोपयोगिता का सिद्धांत। ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। तीनों ही जो आपके ऑप्शन है यहाँ पे वो सही हैं। आपके हिंदी कक्षा शिक्षण में सामान्य शिक्षण सिद्धांत के सूत्र होते हैं। फिर है उस संपूर्ण परिस्थिति का जिसमें बालक अपने विद्यालय को पाता है, जीवन से जितना ही अधिक संबंधित होता है उतना ही अधिक वो संबंधित होता है। ठीक है, उतना ही अधिक सफल व स्थायी उसका सीखना होता है। तो ये आपके जो उपयुक्त कथन है वो किस शिक्षण सिद्धांत के बारे में कहा गया है। प्रेरणा का सिद्धांत है, मौखिक कार्य का है, जीवन से संबंधित करने के सिद्धांत हैं तथा रुचि का सिद्धांत है। अब इन्होंने देखिए जीवन में परिचय का संबंध बताया है तो सी में ही लगा दिया है टिक कि जीवन से संबंधित करने के सिद्धांत हैं। लेकिन जो ऑप्शन डी है आपका वो यहाँ पे सही का रुचि का सिद्धांत। अगर बच्चा रुचि ही नहीं लेगा पढ़ाई में, विद्यालय आने में, तो वो कहाँ से अपने जीवन को संबंधित कर पाएगा इन सब चीज़ों से। इसलिए जो ऑप्शन डी है आपका वो यहाँ पे सही होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन जो है पेपर का वो है शिक्षण सत्र पथ प्रदर्शित करते हैं जिसमें सिद्धांत से व्यवहार की सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। उक्त कथन किस भाषाविद ने दिया है। तो वो आपके महर्षि पाणिनि जी जो थे, इन्होंने ये आपको दिया हुआ है कथन कि शिक्षण सत्र पथ प्रदर्शित करते हैं जिसमें सिद्धांत से व्यवहार की सहायता के लिए आपका जो अपेक्षा की जाती है, ये आपके महर्षि पाणिनि जी ने कहा था। इसलिए आपका जो ऑप्शन बी है वो यहाँ पे सही होता है। इन्हीं प्रश्नों के साथ ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा। अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर करिएगा। देखिए क्योंकि बहुत से बच्चों का हिंदी पेडागॉजी होगा, आप अपने जितने भी दोस्त हैं, आपके ग्रुप्स हैं जो हिंदी पेडागॉजी के स्टूडेंट्स हैं, उन तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। क्योंकि बच्चों का कहना था कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस था, वो आपके पेपर से नहीं आया था सेमेस्टर से, इसलिए ये आंसर की बहुत से बच्चों के लिए यूज़फुल हो सकती है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए जाइएगा नहीं। और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। नमस्कार।